हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। लड़की वाले मेरी ननद को देखकर जा चुके थे। उनके चेहरे से हमेशा की तरह नकारात्मक प्रतिक्रिया ही देखने को मिली थी। कोई कमी नहीं थी उनमें। पढ़ी लिखी, कमाऊ, अच्छी कद काटे के नैन नक्श भी अच्छे ही कहे जाएंगे। रंग ही तो सांवला है। नकारात्मक उत्तर मिलने पर सब यही सोचकर संतोष कर लेते थे कि सब कुदरत चाहेगी तभी रिश्ता तय होगा। लेकिन दीदी बेचारी बुझी सी जाती थी। उम्र भी तो कोई चीज़ होती है। इस मई को दीदी पूरे 30 की हो चुकी हैं। जो जो उम्र बढ़ेगी तो रिश्ता मिलना और कठिन हो जाएगा। सोच सोच कर मेरे सास ससुर को रात रात भर नींद नहीं आती थी। लेकिन जिस से भी तो संबंध नहीं जोड़ा जा सकता, कम से कम मानसिक स्तर तो मिलना ही चाहिए। एक सांवले रंग के कारण उसे विवाह करके कुएं में तो नहीं धकेल सकते। सोचकर सास ससुर अपने मन को समझाते रहते। मेरे पति रवि दीदी से साल भर छोटे थे, लेकिन जब दीदी का रिश्ता किसी तरह से भी होने में नहीं आ रहा था तो मेरे सास ससुर को बेटे रवि का विवाह करना पड़ा था। भी तो हमारा प्रेम विवाह था। मेरे परिवार वाले भी मेरे विवाह को लेकर अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। उन्होंने भी जोर दिया तो उन्होंने मानना पड़ा। आखिर कब तक इंतजार करते। मेरे पति रवि अपनी दीदी को बहुत प्यार करते थे। आखिर क्यों नहीं करते। थी भी तो बहुत अच्छी, पढ़ी लिखी और इतनी ऊंची पोस्ट पर कि घर में सभी उनका बहुत सम्मान करते थे। रवि ने मुझसे विवाह के तुरंत बाद ही समझा दिया था। उन्हें कभी यह महसूस न होने दूं कि वो इस घर पर बोझ है। उनके सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। इसीलिए कोई भी निर्णय लेते समय सबसे पहले उनसे सलाह ली जाती थी। वे भी हमारा बहुत ख्याल रखती थी। मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी थी, इसीलिए उनको पाकर मुझे लगा जैसे मुझे बड़ी बहन मिल गई है। एक बार रवि ऑफिस टूर पर आए थे। रात काफ़ी हो चुकी थी। सास ससुर भी गहरी नींद में सो गए थे, लेकिन दीदी अभी ऑफिस से नहीं लौटी थी। चिंता के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी कार के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। मैंने खिड़की से झाँक कर देखा। दीदी कार से उतर रही थी। उनके बगल में कोई पुरुष बैठा था। कुछ अजीब सा लगा कि हमेशा तो ऑफिस की कैब उन्हें छोड़ने आती थी, आज कैब के स्थान पर कार में उन्हें कौन छोड़ने आया है। मुझे जागता देखकर उन्होंने पूछा, सोई नहीं अभी तक? आपका इंतज़ार कर रही थी। आपके घर लौटने से पहले मुझे नींद कैसे आ सकती है मेरी अच्छी दीदी। मैंने उनके गले में बाँह डालते हुए उनके चेहरे पर खोजी नज़र डालते हुए कहा, आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं, आज ऑफिस में ही खा लिया था। अब तू जाकर सो। गुड नाइट दीदी, मैंने कहा और सोने चली गई। लेकिन आंखों में नींद कहाँ। दिमाग में विचार आने लगे। कोई तो बात है। पिछले कुछ दिनों से दीदी कुछ परेशान और खोई खोई सी रहती हैं। ऑफिस की समस्या होती तो वे घर में अवश्य बताती। कुछ तो ऐसा है जो अपने भाई, जो भाई कम और मित्र अधिक है, से साझा नहीं करती। और आज इतनी रात को देर से आना, वह भी किसी पुरुष के साथ, ज़रूर कुछ दाल में काला है। इसी पुरुष से विवाह करना चाहती तो पूरा परिवार जानकर बहुत खुश होता। सब उनके सुख के लिए उनकी पसंद के किसी भी पुरुष को स्वीकार करने में तनिक भी देर नहीं लगाएंगे। इतना तो मैं अपने विवाह के बाद जान गई हूँ। लेकिन बात कुछ और ही है जिसे वे बता नहीं रही। लेकिन मैं इसकी तह में जाकर ही रहूँगी, मैंने मन ही मन तय किया और फिर गहरी नींद की गोद में चली गई। सुबह 6 बजे आँख खुली तो देखा दीदी ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। मैंने कहा, क्या बात है दीदी, आज जल्दी? मेरी बात पूरी होने हो पहले से वो बोली, हाँ आज ज़रूरी मीटिंग है, इसीलिए जल्दी जाना है। नाश्ता भी ऑफिस में कर लूँगी, देर हो रही है, बाय। मेरे कुछ बोलने से पहले ही वो तीर की तरह घर से निकल गई। बाहर जाकर देखा वही गाड़ी थी जिससे पहले की ड्राइवर को पहचानूं, वह फूल से निकल गई। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि अवश्य दीदी किसी गलत पुरुष के चुंगल में फंस गई है। हो न हो वह विवाहित है।
मुझे कुछ जल्दी करना होगा, लेकिन घर में बिना किसी को बताए, वरना वे अपने को बहुत अपमानित महसूस करेंगी। रात को वही व्यक्ति दीदी को छोड़ने आया। आज उसकी शक्ल की थोड़ी सी झलक देखने को मिली थी, क्योंकि मैं पहले से ही घात लगाए बैठी थी। सास ससुर ने जब देर से आने का कारण पूछा तो बिना रुके अपने कमरे की ओर जाते हुए थके स्वर में बोली, ऑफिस में मीटिंग थी, थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। आजकल क्या हो गया है इस लड़की को, बिना खाए सो जाती है। छोड़ दो, ऐसी नौकरी हमें नहीं चाहिए, ना खाने का ठिकाना ना सोने का। माँ बड़बड़ाने लगी तो मैंने उन्हें शांत कराया कि चिंता ना करें, मैं उनको खाना उनके कमरे में पहुँचा दूंगी, वे निश्चित होकर सो जाएं। मैं खाना लेकर उनके कमरे में गई तो देखा वो फ़ोन पर किसी से बातें कर रही थी। मुझे देखते ही फ़ोन काट दिया। मेरे अनुरोध करने पर उन्होंने थोड़ा सा खाया। खाना खाते हुए मैंने पाया कि पहले के विपरीत वे अपनी आंखें चुराते हुए खाने को जैसे निगल रही थी। कुछ भी पूछना उचित नहीं लगा। उनके बर्तन उनके लाख मना करने पर भी उठा कर लौट आई। 2 दिन बाद वे लौटने वाले थे। मैंने अपनी सास से शॉपिंग का बहाना कर के घर से सीधे दीदी के ऑफिस पहुंच गई। मुझे अचानक आया देखकर एक बार तो वो घबरा गई कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि मुझे ऑफिस आना पड़ा। मैंने उनके चेहरे के भाव भांपते हुए कहा, अरे दीदी, कोई खास बात नहीं है, यहाँ मैं कुछ काम से आई थी, सोचा आपसे मिलती चलूँ। आजकल आप घर देर से आती हैं, इसीलिए आपसे मिलना ही कहाँ हो पाता है। चलो ना दीदी, आज ऑफिस से छुट्टी ले लो, घर चलते हैं। नहीं, बहुत काम है, बॉस छुट्टी नहीं देगा। पूछ कर तो देखो, शायद मिल जाए। अच्छा, कोशिश करती हूँ, कहकर उन्होंने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। फिर बॉस के कमरे में चली गई। बॉस के ऑफिस से निकली तो वह भी उनके साथ था। अरे, यह तो वही आदमी है जो दीदी को छोड़ने आता है। मेरे मुंह से बेसकता निकला। मैंने चारों ओर नज़र डाली। अच्छा हुआ आसपास कोई नहीं था। दीदी को इज्जत मिल गई थी। उनका बॉस उन्हें बाहर तक छोड़ने आया, इसका मुझे कोई औचित्य नहीं लगा। मैंने उनको कुरेदने के लिए कहा, वाह दीदी, बड़ी शान है आपकी, आपका बॉस आपको बाहर तक छोड़ने आया है। ऑफिस के सभी लोग को आपसे ईर्ष्या होती होगी। दीदी फीकी सी हंसी हंस दी, कुछ बोली नहीं। सास भी दीदी को जल्दी आया देखकर बहुत खुश हुई। रात को सभी गहरी नींद सो रहे थे कि अचानक दीदी के कमरे से उल्टियां करने की आवाज़ आने लगी। मैं उनके कमरे की तरफ लपकी। वे कुर्सी पर निढाल पड़ी थी। मैंने उनके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या बात है दीदी, ऐसा तो हमने कुछ खाया नहीं कि आपको नुकसान करे। फिर बदहजमी कैसे हो गई आपको? फिर अचानक मेरा माथा ठनका कि कहीं दीदी। मैंने उनके दोनों कंधे हिलाते हुए कहा, दीदी, कहीं आपका बॉस? सच बताओ दीदी, इसीलिए आप इतनी सुस्त। बताओ ना दीदी, मुझसे कुछ मत छिपाइए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मेरा विश्वास करो। मेरा प्यार भरा स्पर्श पाकर और सांत्वना भरे शब्द सुनकर वो मुझसे लिपट कर फूट कर रोने लगी और सकारात्मकता में सिर हिलाने लगी। मैं सकते में आ गई कि कहीं ऐसी स्थिति ना हो गई हो कि अबॉर्शन भी ना करवाया जा सके। मैंने कहा, दीदी आप बिल्कुल ना घबराए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। बस आप सारी बात मुझे सुना दीजिए। ज़रूर उसने आपको धोखा दिया है। दीदी ने धीरे धीरे कहना शुरू किया। ये बॉस नए नए ट्रांसफ़र होकर मेरे ऑफिस में आए थे। आते ही उन्होंने मेरे में रुचि लेनी शुरू कर दी और एक दिन बोले कि उनकी पत्नी की मृत्यु 2 साल पहले ही हुई है। घर उनको खाने को दौड़ता है, अकेलेपन से घबरा गए हैं। क्या मैं उनके जीवन के खालीपन को भरना चाहूँगी? मैंने सोचा शादी तो मुझे करनी ही है, इसीलिए मैंने उनके प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। मैंने उनसे कहा कि वे मेरे मम्मी पापा से मिल लें। उन्होंने कहा कि ठीक हूँ, वो जल्दी घर आएंगे। मैं बहुत खुश थी कि चलो मेरी शादी को लेकर घर में सब बहुत परेशान हैं, सब उनसे मिलकर बहुत खुश होंगे। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर पर आमंत्रित किया कि शादी से पहले मैं उनका घर तो देख लूँ।
जिसमें मुझे भविष्य में रहना है। मैं उनकी बातों में आ गई और उनके साथ उनके घर चली गई। वहाँ उनके चेहरे से उनका बनावटी मुखौटा उतर गया। उन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया और धमकी दी कि यदि मैंने किसी को बताया तो उनके कमरे में मेरे ऐसे फ़ोटो हैं जिन्हें देखकर मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी। होश में आने के बाद जब मैंने पूरे कमरे में नज़र दौड़ाई तो मुझे पल भर की भी देर यह समझने में न लगी कि वह शादीशुदा है। उस समय उसकी पत्नी कहीं गई होगी। मैं क्या करती, बदनामी के डर से मुंह बंद कर रखा था। मैं लुट गई, अब क्या करूं कहकर फिर फूट फूट कर रोने लगी। तब मैंने उनको अपने से लिपटते हुए कहा, आप चिंता ना करें दीदी, अब देखती हूँ वह कैसे आपको ब्लैकमेल करता है। सबसे पहले मेरी फ्रेंड डॉक्टर के पास जाकर अबॉर्शन की बात करते हैं, उसके बाद आपके बॉस से निपटेंगे। आपकी तो कोई गलती ही नहीं है, आप डर रही थी, इसी का फ़ायदा तो वह उठा रहा था। अब आप निश्चित होकर सो जाइए, मैं हूं ना। आज मैं आपके कमरे में ही सोती हूँ। और फिर मैंने मन ही मन सोचा कि अच्छा है पति बाहर गए हैं और सास ससुर का कमरा दूर होने के कारण आवाज़ से उनकी नींद नहीं खुली। थोड़ी देर में दोनों को गहरी नींद ने आ घेरा। अगले दिन दोनों ननद भाभी किसी फ्रेंड के घर जाने का बहाना करके डॉक्टर के पास जाने के लिए निकली। डॉक्टर चेकअप करके बोली, यदि 1 हफ्ता और निकल जाता तो अबॉर्शन करवाना खतरनाक हो जाता। आप सही समय पर आ गई। मैंने भावतिरेक में अपनी डॉक्टर फ्रेंड को गले से लगा लिया। वो बोली, सरिता तुम्हें पता है ऐसे कई केस रोज मेरे पास आते हैं। भोली भाली लड़कियों को ये दरिंदे अपने जाल में फंसा लेते हैं और वे बदनामी के डर से सब सहती रहती हैं। लेकिन तुम तो स्कूल के ज़माने से ही बड़ी हिम्मत वाली रही हो। याद है वह अमित जिसने तुम्हें तंग करने की कोशिश की थी? तब तुमने प्रिंसिपल से शिकायत करके उससे स्कूल से निकलवा कर ही दम लिया था। अरे विनीता, तुम्हें अभी तक याद है? सच, वे भी क्या दिन थे। और फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। पारुल के चेहरे पर भी आज बहुत दिनों बाद मुस्कुराहट दिखाई दी थी। अबॉर्शन हो गया। घर आकर मैंने अपनी सास से बोला, दीदी को फ्रेंड के घर में चक्कर आ गया था, इसीलिए डॉक्टर के पास होकर आई हैं। उन्होंने बताया कि खून की कमी है, खाने का ध्यान रखो और 1 हफ्ते की बेड रेस्ट ले, चिंता की कोई बात नहीं है। सास ने दुखी मन से कहा, मैं तो कब से कह रही हूँ खाने का ध्यान रखा करो, लेकिन मेरी कोई सुने तब ना। 1 हफ्ते में ही दीदी भली चंगी हो गई। उन्होंने मुझे गले लगाते हुए कहा, तुम कितनी अच्छी हो भाभी, मुझे मुसीबत से छुटकारा दिला दिया। तुमने माँ से भी बढ़कर मेरा ध्यान रखा। मुझे तुम पर बहुत गर्व है, ऐसी भाभी सबको मिले। अरे दीदी, पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो उस दरिंदे से निपटना है। 1 हफ्ते बाद हम योजना अनुसार बॉस की पत्नी से मिलने के लिए गए। उनको उनके पति का सारा कच्चा चिट्ठा बयान किया तो वे हैरान होते हुए बोली, इन्होंने यहाँ भी नाटक शुरू कर दिया। लखनऊ से तो किसी तरह ट्रांसफ़र करवा के यहाँ आए हैं कि शायद शहर बदलने से ये कुछ सुधर जाए, लेकिन कोई कहते हुए वे रुआसी हो गई। हम उनकी बात सुनकर अवाक रह गए। सोचने लगे कि इससे पहले ना जाने कितनी लड़कियों को उसने बर्बाद किया होगा। उसकी पत्नी ने फिर कहना शुरू किया, अब मैं इन्हें माफ़ नहीं करूँगी, सज़ा दिलवा कर ही रहूँगी। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, इनको इनके किए की सज़ा मिलनी ही चाहिए। मैंने कहा, आप जैसी पत्नियां हो तो अपराध को बढ़ावा मिलने ही नहीं, हमें आप पर गर्व है। और फिर हम दोनों ननद भाभी उसकी पत्नी के साथ पुलिस को लेकर बॉस के पास पहुँचे। उनके बॉस ऑफिस पहुँच गए थे। पुलिस को और हम सबको देखकर वहाँ हक्का बक्का रह गया। ऑफिस के सहकर्मी भी सकते में आ गए। उनमें से एक लड़की भी आकर हमारे साथ खड़ी हो गई। उसने भी कहा कि उन्होंने उसके साथ भी दुर्व्यवहार किया है। पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। दीदी भावतिरेक में मेरे गले लगकर सिसकने लगी। उनके आंसुओं ने सब कुछ कह डाला। घर आकर मैंने सास ससुर को कुछ नहीं बताया। पति से भी अबॉर्शन वाली बात तो छिपा ली,
मगर यह बता दिया कि वह दीदी को बहुत परेशान करता था। सुनते ही उन्होंने मेरा माथा चूम लिया और बोले, वाह, मुझे तुम पर गर्व है, तुमने मेरी बहन को किसी के चंगुल में फंसने से बचा लिया। बीवी हो तो ऐसी। उनकी बातें सुनकर हम ननंद भाभी दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी।